In this lecture, we are going to discuss another important compound of nitrogen that belongs to the nitrogen family, that is nitric acid. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया नाइट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज अमोनिया. उसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे क्या नाइट्रिक एसिड दैट इज ऑल्सो एन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन. दैट मीन जिसमें ऑक्सीजन भी है और एसिडिक भी है. जैसे हम जानते ही हैं कि नाइट्रिक एसिड जो होता है ना इज एन एसिडिक कंपाउंड, तो ये एसिडिक भी है. इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है और ये देखिए इनके पैरामीटर्स यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इट इज 96 पिकोमीटर, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन 141 पिकोमीटर, 121 पिकोमीटर दिस नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन. ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये वाला भी यहाँ पर 121 पिकोमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में रेजोनेंस में होंगी. और इट इज प्लेनर इन गैसियस स्टेट. जब हम इसका स्ट्रक्चर गैसियस स्टेट में देखते हैं ये प्लेनर, दैट मीन जैसे बोर्ड पे दिख रहा है वैसे ही है, प्लेनर इन गैसियस स्टेट. नाउ रिगार्डिंग इस एसिडिटी, ये याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको बहुत जगह पे काम आएगा. ये जो इसका ये OH है यहाँ पर, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये रिलीज करता है ड्यू टू विच इट एक्ट्स एज एन एसिडिक हाइड्रोजन. ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है जो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. प्लेनर होता है गैसियस फेज में. नाउ सिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंथेसिस. इसकी सिंथेसिस की बात करें, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड जिससे हम इसको बनाते हैं, दैट इज नोन एज ऑस्वाल्ड्स मेथड. ऑस्वाल्ड्स मेथड हमारे पास है जिससे हम इसको सिंथेसाइज करते हैं. कहां पर? लेबोरेटरी या ना इंडस्ट्री. इंडस्ट्री मतलब हो गया लार्ज स्केल पे. जब आपको लार्ज स्केल पे बनाना है देन यू यूज इंडस्ट्रियल ऑस्वाल्ड्स मेथड, दैट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड जिससे हम बनाते हैं किसको? नाइट्रिक एसिड को. नाइट्रिक एसिड इज HNO3. चलिए देखिए ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस में आपको क्या करना है. फर्स्ट स्टेप इसका, आप अमोनिया लेते हो NH3, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हो O2. इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट गिव्स NO प्लस वाटर. अमोनिया लिया, ऑक्सीजन लिया, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट है हमारे पास रोडियम आप ले सकते हो, ट्रांजिशन मेटल है. प्लैटिनम आप ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ गॉज. एंड यू टेक 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर. ये चीजें आप ले लो, कंडीशंस ले लो, तो आपका NO बनेगा प्लस वाटर. We can balance this at 5 times oxygen. If we take 5 times oxygen here, 4 plus 6, so hydrogen is 12. We can make 4. तो ये बना हमारे पास पहला कौन सा? नाइट्रिक ऑक्साइड. इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड. नाउ सेकेंड स्टेप, ये जो आपका NO फर्स्ट स्टेप में बना, सेकेंड स्टेप में इस NO को लीजिए, इसको फर्दर ट्रीट कीजिए ऑक्सीजन के साथ. इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस इट गिव्स यू NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा आपको. इफ वी गो, अगर हम ऐसे ले लें 2 टाइम्स दिस, तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दूसरे स्टेप में आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बनाया. थर्ड स्टेप, आप इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लीजिए, इसको पानी में डाल दीजिए. यू गेट योर नाइट्रिक एसिड. जो आपको चाहिए, जो आपको कंपाउंड चाहिए था वो आपको मिलेगा, दैट इज HNO3 प्लस इसके साथ HNO3 के साथ आपको एक और चीज मिलेगी, दैट इज NO. दैट इज फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया आपको. ये जो हमारे पास है, इफ यू टेक दिस नाइट्रोजन हियर 3, now I think it's balanced
सिर्फ ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है 6 और 7, हाँ ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जो आपका ये NO मिल गया, इस NO को आप एक काम कीजिए, आप इस NO को स्टेप नंबर 2 में फिर से वापस भेज दीजिए, जिसको हम बोलते हैं रिसाइक्लेशन। क्योंकि ये इसका काम क्या है, इसका काम है ये हमें बीच में मदद करता है नाइट्रिक एसिड को NO2 को बनाने में। तो हम इसको वापस भेजेंगे सेकंड स्टेप में जाके, ताकि ये वहां पर फिर से यूज हो जाए NO2 को बनाने में। और इस तरीके से हमारे पास ये जो हमें चाहिए था नाइट्रिक एसिड वो मिल गया। दिस इज एन ऑसवाल्ड प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट, अमोनिया की ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, रोडियम प्लैटिनम लीजिए, वो होगा NO को फर्दर ऑक्सीडेशन कीजिए, O2 में डालिए, डाइनाइट्रोजन बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में लीजिए, दैट इज नाइट्रिक एसिड। वेरी सिंपल। इन दिस वे दिस इज एन ऑसवाल्ड्स प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में आप इस थर्ड स्टेप का रिसाइक्लेशन भी याद रखिएगा, क्योंकि NO लास्ट में फिर से बना, तो NO को मैं फिर वापस भेज रहा हूं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा इस सिंथेसिस में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इंक्रीज्ड, यहां पर concentration of nitric acid is increased up to 68% by fractional distillation. That means ये जो नाइट्रिक एसिड बना, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ही नहीं होगा, वहां पर और भी चीजें हैं, वहां पर वाटर, ये तो जनरली गैसवस होता है, ये जो आपका वाटर है वहां पर कुछ वाटर भी होगा। तो ऑब्वियसली आपके पास जो ये लास्ट में नाइट्रिक एसिड बना, ये खाली नाइट्रिक एसिड नहीं है, वाटर भी वहां पर हो सकता है। आप क्या करते हो, आपको इस जो आपके पास लास्ट में वेसल है, लास्ट के वेसल में आपके पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड प्लस पानी है उसमें, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नाइट्रिक एसिड मिले। वहां पर आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब आप हीट करो। हीट से क्या होगा, इसका पानी परसेंटेज निकल जाएगा। जब पानी परसेंटेज निकल जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 चीजें हैं किसी बीकर में, आप एक को भगाना चाहते हो, आप उसको बॉईल कर रहे हो उसके टेम्परेचर पे, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है। आप जब इसको बॉईल कर रहे हो, ये एक वाटर, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये पहले नहीं निकला, पहले वाटर निकला। इन दिस वे वी कैन से हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है, दैट मीन हमने इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। दैट मीन डिस्टिलेशन में क्या है, एक कंपोनेंट को आपको भगाना है, तो आपने वाटर कंपोनेंट को भगा दिया, तो वाटर कंपोनेंट को आपने भगा दिया, आपने वहां पर इसकी वजह से क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 68%, ठीक है ना। लेकिन इसके फर्दर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि फर्दर इसमें एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। एजोट्रॉप जो होता है, एजोट्रॉप सॉल्यूशंस में पढ़ाया हुआ हमें, फर्दर आप इसको ऐसे फर्दर इसकी सेपरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हो। फर्दर क्या करना पड़ेगा आपको, and further its concentration is increased by dehydration. Further its concentration is increased up to 98% by dehydration using concentrated sulfuric acid. तो ये आप कर सकते हो। पहले आपने क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, कितना, 68%। फिर जाके 68% के बाद आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या किया, आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, इससे पानी निकाला। पानी कैसे निकाला, बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज अ मेथड कि कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए। जो लास्ट में आपके पास नाइट्रिक एसिड मिले, वो उसमें ज्यादा, जो भी आपके पास हो उसमें ज्यादा नाइट्रिक एसिड ही हो, इस तरीके से इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑसवाल्ड्स प्रोसेस की ऑसवाल्ड्स प्रोसेस में हमने देखा सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड. इट इज अ 3-step प्रोसेस. फर्स्ट अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू NO, further NO is converted to NO2, and finally NO2 in presence of water gives us nitric acid. We can increase the concentration of nitric acid by fractional distillation and by using dehydration methods. चलिए प्रॉपर्टीज की बात करें. सीधे केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, it acts as strong acid in aqueous medium. We know that कि नाइट्रिक एसिड है. आप इसको HNO3 को ले लो, इसको डालो पानी में, ये आपको देगा H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव. दैट मीन इसने प्रोटॉन दिया वाटर को, और यहां पर इक्विलिब्रियम साइन नहीं है, कंप्लीट साइन है. कंप्लीट साइन का मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग है. जो भी प्रोटॉन देता है, इट्स एन ऑर्गेनस एसिड, जो भी प्रोटॉन देता है दैट वी कॉल एसिड. और अगर यहाँ पर कंप्लीट साइन आप दिखा रहे हो तो मतलब कि फुल कंप्लीशन पे देता है. दैट मीन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. वी नो इट कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबरदस्त एसिड है. दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकंड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट वन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए इसमें मैं 2 पॉइंट्स डाल रहा हूं. पॉइंट नंबर फर्स्ट, नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज, एसिड तो पता ही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि अगर हम किसी के साथ नाइट्रिक एसिड डालेंगे ये उसका इलेक्ट्रॉन लेगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ओल्ड डेफिनेशन से कि इट इज अ सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन. किसी को ऑक्सीजन सप्लाई करना है तो ये दे सकता है ऑक्सीजन. या दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं मॉडर्न डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन से, कि ये इलेक्ट्रॉन लेता है. दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे. It reacts with various metals. Obviously, metals होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज. जब आप इलेक्ट्रॉन लेने वाली चीज साथ रखोगे तो obviously रिएक्शन तो होगी. It reacts with various metals, but the product, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, the product depends on the nature of metal, comma, concentration of nitric acid, and temperature. आपने कहा कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन लेता है. जब मेटल को इसके साथ डाला जाएगा ऑब्वियसली मेटल देगा इसको इलेक्ट्रॉन. उतना ही नहीं, इसका जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वहां पर प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा. प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, वो करेगा डिपेंड कि मेटल कौन सा है, नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आपने ली, और वहां पर टेम्परेचर क्या रखा आपने. नाउ दूसरा पॉइंट इसी में, नाइट्रिक एसिड concentrated nitric acid also reacts with concentrated nitric acid also reacts with non metals के साथ भी रिएक्ट करेगा.
और उनके कंपाउंड्स के साथ में, एंड देयर कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को मैं अब एग्जाम्पल से जस्टिफाई करूंगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इट रिएक्ट्स विद वेरियस मेटल्स बट द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको पूछेगा एग्जाम में कि इस अगर ये मेटल है तो इसके साथ क्या बन सकता है। अगर आपने डाइल्यूट लिया है नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड लिया है नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो चीजें आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक स्कीम बना के दूंगा कि आप इसको कैसे मेमोराइज कर पाएंगे कि किस टाइम पे नाइट्रिक एसिड अगर किसी मेटल के साथ मिला वहां पर क्या बन सकता है, क्या प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। ठीक है, आप इसको पहले नोट करिए। नाउ चलिए इन 2 पॉइंट्स को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं एग्जाम्पल से, और एक स्कीम भी दे रहा हूं आपको जिससे आपको ये याद रहे। एक टेबल में बना रहा हूं, यहां पर मैं डाल रहा हूं टाइप ऑफ मेटल, मेटल और विद नेगेटिव SRP, metal with positive SRP, या इसी के साथ हम एक और कॉलम इसमें जोड़ दें, हम नॉन मेटल भी इसी में करेंगे। तो यहां पर मेटल नहीं लिखेंगे खाली, यहां पर लिखेंगे टाइप ऑफ मटेरियल। फिर वो मेटल भी आ सकता है, नॉन मेटल भी आ सकता है। नॉन मेटल, या आप इसको मेटलॉइड भी कह सकते हो। मेटलॉइड होता है सेमी मेटल जिसमें कुछ मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरे कॉलम में यहां पर हम रख रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तीसरे वाले में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, थर्ड वन वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मेटल विद नेगेटिव एसआरपी। सबसे पहले एसआरपी क्या है? एसआरपी होता है, एसआरपी इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर अभी पढ़ा भी नहीं है, आप वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टेबल बना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पर सबका मेटल्स का पोटेंशियल दिया होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं उसको, जिसका नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा और आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो आपका मिल जाएगा मेटल नाइट्रेट प्लस NO2। आपका मिल जाएगा मेटल नाइट्रेट प्लस NO2। अगर आपने डाइल्यूट डाल दिया तो आपका मिलेगा मेटल नाइट्रेट, यही मेटल, प्लस N2O। अगर आपने वेरी डाइल्यूट डाला तो आपका मिलेगा मेटल नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट। सो अमोनियम नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट। नाउ अगर आपके पास मेटल विद पॉजिटिव एसआरपी है, मेटल विद पॉजिटिव एसआरपी में क्या मिलेगा आपको? मेटल नाइट्रेट प्लस NO2। दैट मीन जैसे यहां पर मिला वैसे यहां पर भी मेटल नाइट्रेट प्लस NO, ये नहीं NO, ये रिएक्ट नहीं करेगा डाइल्यूट कंडीशंस में, ये वाला इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास नॉन मेटल है या मेटलॉइड है तो आपको मिलेगा इक एसिड। वो इक एसिड क्या होता है वो मैं आपको लास्ट में डिफाइन करूंगा, ये इक एसिड क्या है। देखिए इनको एग्जाम्पल से दिखाता हूं। आपके पास मैं ले रहा हूं जिंक, ठीक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका है -0.76। तो ये किस कैटेगरी का है? मेटल विद नेगेटिव एसआरपी। अगर आपने इसमें
डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला है, so you get zinc nitrate ZnNO3 2 times plus N2O plus some water तो मिलेगा ही, N2O बना। लेकिन अगर आप इसी को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालोगे तो आपको मिलेगा जिंक नाइट्रेट प्लस और NO2 प्लस वाटर, बैलेंस आप कर सकते हो इसको। तो ये हो गया कौन सा वाला, नेगेटिव, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। लेकिन अगर अब आपके पास ये नहीं है, जिंक नहीं है, आपके पास कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पॉजिटिव में होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर है, इसका 0.34 है प्लस, इसको आपने डाला डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो आपको मिलेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट वाले में NO, इसमें इस वाले कॉलम में आएगा NO प्लस वाटर। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड डाला नाइट्रिक एसिड तो आपको मिलेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर। तो इस हिसाब से दैट मीन डिफरेंट कंडीशंस में ये आपको डिफरेंट चीजें देगा। ये नॉन मेटल्स का एग्जांपल भी मैं आगे आपको दे रहा हूं। अब जरूरी नहीं है कॉपर और जिंक, ये आपकी टेक्स्ट बुक लिख रही है कॉपर और जिंक, और भी कोई मेटल, लेकिन आप यहां से नेगेटिव एसआरपी और पॉजिटिव एसआरपी से पकड़ सकते हो कि ये क्या क्या आपको प्रोडक्ट्स दे सकता है। देखिए मैं इसको जनरलाइज यहां पर कर रहा हूं। इन जनरल आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड, ये आपको देगा NO2, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड में हमने देखा NO2 मिलता है। आप इसमें डाल रहे हो जिंक, जैसे मैंने अभी दिखाया, आप इसमें डाल सकते हो कॉपर, आप इसमें डाल सकते हो कार्बन, कार्बन में कौन सा वाला, चारकोल वाला, आप इसमें डाल सकते हो कार्बन डायमंड वाला, आप इसमें डाल सकते हो हमारे पास नॉन मेटल्स डाल दीजिए, बोरान डाल दीजिए, आप फॉस्फोरस डाल दीजिए, सल्फर डाल दीजिए। चलिए सल्फर का कंपाउंड डाल दीजिए, सल्फर इज अ नॉन मेटल लेकिन इसका कंपाउंड H2S में डाल रहा हूं। कार्बन डाल दीजिए, कार्बन का कौन सा, यू कैन टेक कार्बन चारकोल डाल सकते हो इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें मैंने मेटल्स की कैटेगरी रखी, आपकी नॉन मेटल्स की भी कैटेगरी रखी। आप इनको ट्रीट करवा सकते हो इसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। नाउ जिंक का कन्वर्ट हो जाएगा जिंक नाइट्रेट प्लस NO2, कॉपर कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर भी है, NO2, चारकोल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, कार्बन को कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डायमंड डालोगे नो रिएक्शन, डायमंड पता ही है इसका स्ट्रक्चर, इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। बोरॉन H3BO3 बोरिक एसिड, फॉस्फोरस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये सल्फर का कंपाउंड, H2S सल्फर का कंपाउंड है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू सल्फर। यहां पर H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया सल्फर में, दैट मीन 0, दैट मीन इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चारकोल C6COOH 6 टाइम्स, ये भी इसकी ऑक्सीडेशन ही कर रहा है, दिस इज मैलेटिक एसिड, मैलेटिक एसिड, इक एसिड्स हैं सारे। तो ये आप देखिए ये इक एसिड में इसको इसने कन्वर्ट कर दिया। ये होते हैं इसे इक एसिड, बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या मैलेटिक एसिड, इसको छोड़ दीजिए, सल्फर को यहाँ पर मैलेटिक एसिड कन्वर्ट करता है नॉन मेटल्स को, कहां पर, उनके एसिड्स में, इक एसिड्स में, जो मैंने टेबल में नोट करवाया।
हाँ, क्या अब कोई चीज है मेटल में, पर्टिकुलरली कोई चीज मेटल में, क्योंकि मेटल्स के साथ तो रिएक्ट बहुत अच्छे से ये करता है, लेकिन हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। गोल्ड, प्लैटिनम डज नॉट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट की तो बात ही नहीं है। ये रिएक्ट करते हैं विद एक्वा रिजिया। वो क्या होता है? एक्वा रिजिया इज 3 parts of HCl concentrated plus 1 part of HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। इसमें प्लैटिनम और गोल्ड रिएक्ट करता है एक्वा रिजिया में, लेकिन खाली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। ये कैसे, उसकी रिएक्शंस क्या है एक्वा रिजिया में, वो हम HCl में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? HCl का है। बेरिलियम, एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम डज नॉट रिएक्ट विद HNO3 क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। ये जो मेटल्स हैं, बेरिलियम, एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम, इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है। वो ऑक्साइड लेयर इनको फर्दर रिएक्ट होने नहीं देती है, जिसकी वजह से ये मेटल पैसिव होते हैं। रिएक्टिविटी तो है इनकी, रिएक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इनके ऊपर की ये ऑक्साइड लेयर हटानी पड़ेगी। फर्दर यहां पर हम ये कहते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इनके पास ये ऑक्साइड लेयर एक बचाव का काम करेगा यहां पर। तो ये है कि जो रिएक्ट नहीं करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। सो दिस इज अबाउट कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेचर, कैसे ये रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, और किन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, किन मेटल्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। एक लास्ट में एक इस नाइट्रिक एसिड के बारे में, टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन ये यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि HNO3 ब्रेक होता है, ये देता है जनरली H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, तो दैट मीन्स इट्स ए गुड सप्लायर ऑफ दिस नाइट्रेट आयन, तो ये आराम से नाइट्रेट आयन देगा। तो हम इस नाइट्रेट आयन का टेस्ट करवा सकते हैं लेबोरेटरी में, लैब में जब हम जाते हैं वहां पर इसका एक अच्छा टेस्ट है, जिसको हम कहते भी हैं एक अच्छे नाम से, दैट इज नोन एज ब्राउन रिंग टेस्ट। बहुत ही मशहूर है इससे, ब्राउन रिंग, ये जो रिंग बनता है ना, इसी ने इसको मशहूर कर दिया, ब्राउन रिंग टेस्ट। देखिए है क्या ये, वी टेक, हमारे पास नाइट्रेट आयन है NO3 नेगेटिव, इसको हम डालते हैं Fe2 पॉजिटिव के साथ, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। Fe2 positive in presence of acidic medium. This gets converted to NO plus Fe3 positive plus water. ठीक है, नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट आयन, जो कहां से आएगा? नाइट्रिक एसिड से आएगा, नाइट्रेट आयन। ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इस मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, एसिडिक मीडियम, नाइट्रिक ऑक्साइड। फर्दर सेकेंड पार्ट इसमें FeH2O 6 times 2 positive in presence of NO, it gets converted to FeH2O 5 NO and here वाटर बाहर एक निकला, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना। ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, यहां पर कुछ चीजें नोट करने के लायक है। आयरन यहां +1 में है और नाइट्रोजन NO जो है ना, इट्स ऑल्सो इन +1। जनरली ये मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बता चुका हूं, जो दिस इज द मेटल, दीज आर द लीगेंड्स। ये जो लीगेंड होता है जनरली पॉजिटिव में नहीं होता है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर लीगेंड पॉजिटिव होके भी लीगेंड एक्ट करता है, लोन पेयर देता है।
इसको NO पॉजिटिव को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। दैट मीन्स आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ ही चुके हो, तो वहां मैं इसका नाम भी लिख सकता हूं, आईयूपीएक नेम पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा नाइट्रो, दीज आर 5 वाटर, तो मैंने इसको लिखा पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। NO पॉजिटिव को क्या लिखते हैं, नाइट्रोसोनियम। इसके कंटिन्यू में आयरन 1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल जब आप देखोगे ना इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज +1। ये कंफ्यूज नहीं करना, अगर आप नॉर्मल मेथड से लोगे NO को पॉजिटिव नहीं लोगे तो ये +2 दिखेगा, बट ये +2 नहीं है, इट इज +1, आयरन का +1। आयरन +1 में यहाँ पर स्टेबलाइज हो गया, अदरवाइज आयरन +2 या +3 में स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर +1 में हो गया। ये बनाता है ब्राउन प्रेसिपिटेट, जो रिंग आप कहलाते हो। देखिए मैं आपको समझाता हूँ लैब में, आप इसका यूट्यूब भी देख लीजिएगा ब्राउन रिंग टेस्ट से, या मैं यहां पर भी आपको समझाता हूं। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक। टेस्ट ट्यूब में आप डालते हो पहले, जिसमें आपका नाइट्रिक एसिड होगा। ये आपके पास सोल्यूशन है, लीजिए इसमें आपके पास नाइट्रिक या NO3 नेगेटिव है, ऐसे मैं कहता हूं नाइट्रेट आयन है। इसके ऊपर आप डालते हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली FeSO4, FeSO4 हो गया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज +2। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाला आपने इसमें, ठीक है। ये देखिए इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट भी डाल गया। चलिए ये आपने इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट भी डाल दिया। उसके बाद आप क्या करते हो गई रिएक्शन NO3 फेरस सल्फेट, और डालते हो यहां से साइड से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। नाइट्रेट इसमें था, आपने इसमें फेरस सल्फेट डाला, दैट इज Fe2 पॉजिटिव। आप फेरस सल्फेट की जगह Fe2 पॉजिटिव लिखिए, वो भी चलेगा। और डाला सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। नाइट्रेट आयन किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO में, Fe3 पॉजिटिव में। लेकिन यहां पर एक बात है, जितना आपने फेरस सल्फेट डाला ना वो सारा का सारा कन्वर्ट नहीं हुआ Fe2 पॉजिटिव में, उसमें से आधा कन्वर्ट हो गया। ये जो Fe2 पॉजिटिव है आधा कन्वर्ट हो गया, आधा था इसमें। दैट मीन्स ये जो आधा Fe2 पॉजिटिव था, ये जो आपने Fe2 पॉजिटिव लिया है, आधा कन्वर्ट हो गया Fe3 पॉजिटिव में, लेकिन आधा ये ऐसे ही रहा इन दिस फॉर्म। क्योंकि जब आप पानी में डालोगे ना, पानी लीगेंड एक्ट करता है, तो पानी में ये रहेगा इन दिस फॉर्म FeH2O6 F2 पॉजिटिव। दैट मीन जो आप फेरस सल्फेट डाल रहे हो, आधा है आपके पास Fe2 पॉजिटिव में, आधा है आपके पास इस फॉर्म में। ये आधा कन्वर्ट हो गया किसमें, Fe3 पॉजिटिव आयन में, लेकिन ये वैसे ही वहीं पर था ना, यहां से और एक NO भी था, NO के सामने ये कन्वर्ट हो गया इस वाले कॉम्प्लेक्स में। बेटा यहां पर समझने की कोशिश करो, आपके पास जो फेरस सल्फेट था, इस फेरस सल्फेट को 2 हिस्सों में बांध दीजिए। एक हिस्सा था Fe2 पॉजिटिव, एक हिस्सा था FeH2O6, ये रहा ऐसे। और ये पहला वाला पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो गया Fe3 पॉजिटिव में, लेकिन ये नहीं हुआ। ये किसके साथ फिर मिला, ये NO के साथ, इसके प्रोडक्ट के साथ मिला, NO के साथ ये कन्वर्ट हो गया इस वाले कॉम्प्लेक्स में जो ब्राउन कट पे। लास्ट में क्या हुआ, आपने क्या डाला था, नाइट्रेट आयन, फेरस सल्फेट, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आप देखोगे बीच में इसमें एक ब्राउन कलर का ऐसे रिंग बनता है, विजिबल रिंग, जो आपको बाहर से सीधे दिखता है। तो आप कहते हो इसको, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स, और इस रिंग का, इस टेस्ट का नाम पड़ा ब्राउन रिंग टेस्ट, इसी के ऊपर, क्योंकि यहां पर बीच में एक रिंग बना, वो रिंग किसका है, इसका, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। किसके लिए है, नाइट्रेट के लिए है, ऑब्जेक्टिव नाइट्रेट के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। उसमें बनता क्या है, उसमें ये वाला बनता है, ये कॉम्प्लेक्स। उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। उसमें NO क्या है, लीगेंड है। कौन सा लीगेंड है, नाइट्रोसोनियम आयन लीगेंड है, लेकिन जिसमें NO पॉजिटिव में है। दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रेट टेस्ट। एप्लीकेशन, अगर आपको नाइट्रिक एसिड की कोई एप्लीकेशन पूछे, फर्स्ट आप इससे बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड को यूज करके आप बना सकते हो अमोनियम नाइट्रेट। ये सारे के सारे यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स में, सो दे कैन बी यूज्ड एज द फर्टिलाइजर्स। आप नाइट्रिक एसिड को लेके बना सकते हो ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जिसको बेटा बोलते हैं TNT। आप बना सकते हो
ग्लाइसरीन, these are explosives, ये यूज होते हैं एज एन एक्सप्लोजिव। आप ऐसे ही ले सकते हो, यू कैन टेक दिस क्लीनिंग, ग्लासवेयर को क्लीन करना है, क्लीनिंग ऑफ स्टील, ये इसकी कुछ एप्लीकेशन हैं जहां पर इसको आप यूज कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रिक एसिड।